So dear students, at the end of the last lecture what we discussed is कि अगर H कोई वेक्टर स्पेस हो और उसके ऊपर मान लीजिए हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट भी है, तो उस वक्त ये इनर प्रोडक्ट की मदद से हम इस वेक्टर स्पेस के ऊपर एक नॉर्म जनरेट कर सकते हैं। और जिस नॉर्म के अंडर किसी भी एलिमेंट x का नॉर्म निकालने का फार्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x। ये हमने फैक्ट पिछले वीडियो के लास्ट में जाकर इस्टेब्लिश किया था। सो दोबारा देखिए क्या इस्टेब्लिश किया था कि सपोज वी हैव a वेक्टर स्पेस equipped with an inner product, then with the help of this inner product we can generate a norm on the vector space, जिस नॉर्म के अंडर किसी भी एलिमेंट x का नॉर्म निकालने का फार्मूला ये था। लीजिए हमारे पास H एक वेक्टर स्पेस है और इस वेक्टर स्पेस के ऊपर एक नॉर्म ऑलरेडी डिफाइंड है। सो व्हाट आई सेड कि सपोज H एक वेक्टर स्पेस है और उसके ऊपर एक नॉर्म ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या जब भी हम कोई नॉर्म किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर बनाते हैं, क्या ये जरूरी है कि हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट दुनिया में पक्का मौजूद हो ऑन H, जिस इनर प्रोडक्ट से निकला हुआ नॉर्म इस तरीके से जो है वो यही आ जाए? देखिए, आप इनर प्रोडक्ट से नॉर्म निकालते हैं कि ना? इनर प्रोडक्ट से नॉर्म जनरेट होता है कि नहीं? अब मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर एक नॉर्म दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई इनर प्रोडक्ट नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर कोई इनर प्रोडक्ट ना, मान लीजिए किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर एक नॉर्म ऑलरेडी एक नॉर्म डिफाइन किया गया है। अब सवाल ये है, क्या ये जरूरी है कि ये नॉर्म किसी न किसी इनर प्रोडक्ट से निकला होगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला? यानी कि क्या ये जरूरी है कि ये नॉर्म किसी न किसी इनर प्रोडक्ट से निकला होगा जिस तरह से इस इनर प्रोडक्ट से ये नॉर्म निकला है? तो भाई इसका आंसर है नो। यानी कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस के ऊपर नॉर्म दिया हो, जरूरी नहीं है कि वो नॉर्म किसी इनर प्रोडक्ट से ही निकला हो जिस तरह से ये नॉर्म हमने इस इनर प्रोडक्ट से निकाला है। ऐसे कई नॉर्म होते हैं वेक्टर स्पेस के ऊपर जो कभी किसी इनर प्रोडक्ट से नहीं निकलते। अब आप कहेंगे इसकी एक मिसाल दीजिए, तो ठीक है, इसकी एक नहीं कई सारी मिसालें आपको दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव करते हैं, जिस रिजल्ट का इस्तेमाल हम उन मिसालों को एस्टैब्लिश करने में करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव करते हैं पहले, जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। अच्छा, अब इसको पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहते हैं, ये आपके लिए एक्सरसाइज है इसको सोचना। मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं कि जब भी हम किसी चीज को कोई नाम असाइन करते हैं तो उस वक्त ये जरूर सोचना चाहिए वो नाम उसको असाइन करने के पीछे मोटिवेशन क्या है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर सोचें, खुद किताबों से ढूंढें, खुद सोचें कि हम जिस स्टेटमेंट को मैं पैरेललोग्राम लॉ कहने जा रहा हूँ, हम इसको पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ इसकी स्टेटमेंट। लेट H comma this be an inner product space। H comma this be an inner product space का क्या मतलब हुआ कि H एक वेक्टर स्पेस है और ये उसके ऊपर एक इनर प्रोडक्ट है। अच्छा देखिए, जब किसी एक बात, मैं इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। जब किसी इनर प्रोडक्ट के ऊपर नॉर्म की बात की जाएगी, अगर मेरे पास एक इनर प्रोडक्ट है और मैं अचानक उसमें नॉर्म की बात करना शुरू कर दूं, तो भाई
वो नॉर्म इसके सिवाय कोई और नहीं होगा, यानी कि वो नॉर्म होगा जो इनर प्रोडक्ट की मदद से इंड्यूस किया गया होगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये बात याद रखिएगा। जब भी मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस लूंगा, अब कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस आप ले लें, उसका मतलब है वेक्टर स्पेस है, उसके ऊपर एक इनर प्रोडक्ट है। अब उसके ऊपर नॉर्म भी तो कई सारे डाले जा सकते हैं, लेकिन जब मैं कुछ मेंशन किए बगैर अचानक नॉर्म की बात करना शुरू करूंगा, तो आपको ये समझना है कि मैं उस नॉर्म की बात कर रहा हूं जो नॉर्म इनर प्रोडक्ट के जरिए इस फार्मूले से बनता है। ठीक है जी, वो मैं करने जा रहा हूं ना, इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया। लेट दिस बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन फॉर एनी एक्स वाई इन एच वी हैव norm of x plus y square plus norm of x minus y square is equal to twice of norm of x square plus norm of y square। ये है पैरेललोग्राम लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर कहीं पर भी अगर आप दो एलिमेंट ले लो, तो उस वक्त उनके सम के नॉर्म का स्क्वायर, उनके सम के नॉर्म का स्क्वायर और उनके डिफरेंस के नॉर्म के स्क्वायर को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ सेकंड एलिमेंट। अब देखिए, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस में मैं अचानक ये नॉर्म की बात करने जा रहा हूं ना, तो ये अंडरस्टूड है कि ये कौन सा नॉर्म होगा, ये यही नॉर्म होगा जो हम इस इनर प्रोडक्ट की मदद से बनाते हैं। यानी कि इस नॉर्म के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। ठीक है जी। अच्छा चलिए, बहुत सिंपल सा है, 1 मिनट में इसका प्रूफ लिख देते हैं। हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। अच्छा, इस फार्मूले को अगर आप देखें तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो ये स्क्वेयर यहाँ से हट के ऐसे हो जाएगा। तो ये फार्मूला कहता है नॉर्म एक्स का स्क्वेयर होता है एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट। इसी तरह नॉर्म एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट। ठीक है जी। एंड अब आप वो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगाइए, इसको समझिए एक्स, इसको समझिए वाई, इसको समझिए जेड। तो ये बनेगा x प्लस वाई कामा जेड आएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड, एक्स जेड प्लस वाई जेड। फिर x कामा वाई प्लस जेड वाली प्रॉपर्टी यूज कीजिए और इनर प्रोडक्ट की वो आएगा एक्स 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 वाई। फिर इसी तरह यहाँ पर भी बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ये आ जाएगा। आप देखिए एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट नॉर्म एक्स स्क्वायर, सिमिलरली वाई वाई का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लस इस वाई एक्स को फिलहाल ऐसे रहने दो, कीप इट एज नंबर 2। अच्छा, इसी तरह अब आप इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करो एज दिस इज इक्वल टू दिस, एंड अब आप इसको इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आप खुद कर लीजिए, सो इजी। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। ये आ जाएगा नॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। जिस तरह इसको किया इसी तरह जब आप इसको करेंगे यू विल गेट दिस थिंग। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए एज दिस इक्वल टू दिस, सो देयर सम, लेट्स ऐड देम। ये प्लस ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये नॉर्म एक्स के नॉर्म एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 नॉर्म एक्स स्क्वायर, और नॉर्म वाई स्क्वायर नॉर्म वाई स्क्वायर हो जाएगा 2 नॉर्म वाई स्क्वायर। 2 मैंने बाहर रख लिया और बाकी ये दो इसके साथ कैंसिल हो गए एंड वी आर डन। अब हम इस आइडेंटिटी का, जिसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे वो जो उन मिसालों को इस्टेब्लिश करने में, जिन एग्जाम्पल्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि हर नॉर्म किसी इनर प्रोडक्ट से निकला हुआ ज़रूरी नहीं होता, जिस तरह से ये नॉर्म इससे निकला है। ठीक है जी। अच्छा,
चलिए अच्छा, इस लॉ को वहाँ साइड पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने रेफरेंस सेक्शन में। हाँ, इसको यहाँ पर हम इस पैरेललोग्राम लॉ को हम यहाँ लिख रखते हैं कि H अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, यानी कि H एक वेक्टर स्पेस हो, उसके ऊपर कोई इनर प्रोडक्ट हो, उसके बाद अगर हम उसमें कोई भी एलिमेंट x और y ले लें तो उस वक्त x प्लस y के नॉर्म का स्क्वायर और x माइनस y के नॉर्म का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है नॉर्म x स्क्वायर प्लस नॉर्म y स्क्वायर का ट्वाइस। ठीक है, अब हम अपने दोबारा मेन टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने पिछले वीडियो के एंड पे क्या प्रूव किया था कि अगर H के ऊपर यानी कि किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर कोई इनर प्रोडक्ट हमें दिया हो तो हम उस इनर प्रोडक्ट की मदद के ज़रिए हम एक नॉर्म जनरेट कर सकते हैं H के ऊपर, जिस नॉर्म के अंडर किसी भी एलिमेंट X का नॉर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, x का इनर प्रोडक्ट लो ऊपर रूट लगा, और उसके ऊपर एक नॉर्म हमें ऑलरेडी दिया हो, एक नॉर्म गिवन हो। तो क्या ये ज़रूरी है कि ये नॉर्म किसी इनर प्रोडक्ट से ही डिड्यूस हुआ हो? क्या ये ज़रूरी है कि हम कोई इनर प्रोडक्ट बना लें जिस इनर प्रोडक्ट से जिस तरह ये नॉर्म निकलता है उसी तरह उस इनर प्रोडक्ट से ये निकले? तो भाई इसका जवाब है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको मिसालें देता हूँ और इन मिसालों को इस्टेब्लिश करने में आई वुड यूज़ दैट पैरेललोग्राम लॉ। देखिए, पहली मिसाल, दो एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको। एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या है। कंसीडर द स्पेस C ऑफ AB। बड़ी फेमस स्पेस है, कई बार मैंने पिछले वीडियोस में इसका हवाला दिया है, इसको हमने कई बार इस्तेमाल किया है इस स्पेस को। C ऑफ AB, C ऑफ AB कौन सी स्पेस होती है? क्लोज्ड इंटरवल AB से R तक, क्लोज इंटरवल AB से R तक जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, C से आप याद रख सकते हो कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लोज इंटरवल AB से R तक जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं उन कंटिन्यूअस फंक्शन की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? C ऑफ AB। यहाँ पर आप C भी ले सकते हो, लेकिन जब आप यहाँ R लोगे तो उस वक्त हमें यह सोचना होगा कि C ऑफ AB एक वेक्टर स्पेस है ओवर R, और अगर हम यहाँ C ले लेंगे तो तब हम ये समझते हैं कि C ऑफ AB एक वेक्टर स्पेस है ओवर C। तो फिलहाल मैं R ले रहा हूँ, आप चाहें तो C भी लेके अपना काम चला सकते हैं। अच्छा, आप देखिए, ये एक वेक्टर, इस स्पेस के ऊपर मैंने आपको यूनिट 1 में इस स्पेस के ऊपर हमने दो नॉर्म डिस्कस किए होंगे। वैसे तो और भी नॉर्म हम इनके ऊपर बना सकते हैं, लेकिन दो मशहूर नॉर्म इनके ऊपर डिस्कस किए थे। उनमें से एक नॉर्म था सुप नॉर्म। इसके ऊपर एक नॉर्म है सुप नॉर्म है, और सुप नॉर्म के अंडर क्या होता है? सुप नॉर्म के अंडर यहाँ के किसी भी एलिमेंट f का, अब मैं एलिमेंट का नाम x नहीं रख रहा हूँ, f रख रहा हूँ क्योंकि C ऑफ AB के अंदर फंक्शंस हैं। तो सुप नॉर्म C ऑफ AB के ऊपर ऐसा नॉर्म होता है, आपको मालूम होगा, जिसके अंडर, मालूम होना चाहिए बल्कि, जिसके अंडर किसी भी एलिमेंट f की, किसी फंक्शन f का नॉर्म क्या चीज होती है? कोई बताए क्या होती है? सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ fx where x belongs to the closed interval AB। क्या मतलब होता है इसका? कि आप क्या कीजिए, इस क्लोज इंटरवल के अंदर के तमाम पॉइंट्स की इमेजेस के मॉडुलस कैलकुलेट कीजिए और फिर उन सारे मॉडुलस का सुप्रीमम लीजिए, वो जो आएगा वो नॉर्म होगा। और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सुप्रीम बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ f, ये और कॉम्पैक्टनेस ऑफ द क्लोज इंटरवल AB, ये सुप्रीम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इस C ऑफ AB के ऊपर हमने दो नॉर्म डिस्कस किए थे इससे पहले, उनमें से एक नॉर्म जो है वो ये था, इसको सुप नॉर्म कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सुप नॉर्म है, ये जो सुप नॉर्म है जो अभी मैंने बनाया, ये नॉर्म दुनिया
कि किसी इनर प्रोडक्ट से ड्राइव नहीं होता। मतलब दुनिया में ऐसा कोई इनर प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है सी ऑफ ए बी के ऊपर जिस इनर प्रोडक्ट से हम ये नार्म उसी तरह निकाल सकें जिस तरह इस इनर प्रोडक्ट से हमने ये नार्म निकाला था। अब हम ये प्रूव करेंगे। सो ये आपके सामने एक मिसाल हो जाएगी इस बात की कि वेक्टर स्पेस के ऊपर अगर कोई नॉर्म दिया हो तो ज़रूरी नहीं है वो किसी इनर प्रोडक्ट से निकले। तो पहले इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम्पल को याद कर लीजिए कि कौन सा नॉर्म किसी इनर प्रोडक्ट से कभी नहीं निकलता। सी ऑफ ए बी के ऊपर ये जो सुप नॉर्म होता है ये किसी इनर प्रोडक्ट से इस तरह से ड्राइव नहीं किया जा सकता जिस तरह से इस इनर प्रोडक्ट से ड्राइव करके हमने ये नॉर्म निकाला था बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कैसे बताएंगे? देखिए, देखो पैरेललोग्राम लॉ में जो ये नॉर्म होता है ये कौन सा होता है? ये वो नॉर्म होता है जो इनर प्रोडक्ट की मदद से बनता है। इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ को हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई पैरेललोग्राम लॉ जो है वो वही नॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है जो इनर प्रोडक्ट से निकला है, या इस तरह सोचें। सो पैरेललोग्राम लॉ प्रूव करने का मतलब है कि हमने ये बता दिया कि जो नॉर्म इनर प्रोडक्ट से निकलता है, जो नॉर्म इनर प्रोडक्ट से निकलता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम बताएंगे कि सुप नॉर्म इस पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता, जिसका ये मतलब हो जाएगा ये किसी इनर प्रोडक्ट से नहीं निकला, क्योंकि अगर ये किसी इनर प्रोडक्ट से निकला होता तो ये जरूर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होता। ठीक है जी, चलिए बताते हैं। अच्छा, अब हम ये कैसे बताएंगे कि ये सुप नॉर्म पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता? उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, पैरेललोग्राम लॉ है कि ये चीज इसके बराबर है फॉर ऑल एक्स वाई इन एच। तो अगर हम एक भी एक्स वाई का जोड़ा एच में ले आए जिसके लिए ये कंडीशन हम बताएं जी ये होल्ड नहीं करती, तो उसका मतलब हो जाता है कि पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है जी। तो चलिए, अब यहाँ एक्स वाई में एलिमेंट्स के नाम नहीं है, यहाँ मैं एलिमेंट चूंकि फंक्शंस हैं तो मैं एलिमेंट्स के नाम एफ जी वगैरह रखूंगा। तो जब मैं एफ जी में इनके नाम बदल दूंगा तो ये पैरेललोग्राम लॉ की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी ये। तो गोया कि अब हमें दो ऐसे एलिमेंट्स एफ और जी ढूंढ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। उसका ये मतलब हो जाएगा कि पैरेललोग्राम लॉ सुप नॉर्म जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब सुप नॉर्म किसी इनर प्रोडक्ट से नहीं निकल सकता, क्योंकि जो नॉर्म इनर प्रोडक्ट से निकलता है वो पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करता ही करता है। ठीक है जी। तो चलिए, दो एलिमेंट में खास लूंगा, जो बताऊंगा उन दो एलिमेंट्स के लिए ये इक्वालिटी जो है ये होल्ड नहीं करती। ठीक है जी। Consider the space this, then the norm this can't be, ये पहले स्टेटमेंट पूरी कर लेते हैं, can't be derived from any inner product on C of AB। ठीक है जी। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। चलिए, अब मैं फिर एक बार बता दूं मुझे क्या करना है। मैं बताऊंगा कि ये सुप नॉर्म इस पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब इस नॉर्म के लिए एफ प्लस जी का स्क्वायर प्लस एफ माइनस जी का स्क्वायर बराबर नहीं होता दिस थिंग के लिए। अब देखो, ये पैरेललोग्राम लॉ कहता है ये इसके बराबर है फॉर ऑल एफ जी इन एच। तो अगर हमें बताना है कि ये होल्ड नहीं करता तो हमें सिर्फ एक जोड़ा एफ जी का ऐसा लाना पड़ेगा जिसके लिए हम बता दें अगर ये इसके बराबर नहीं है तो ये पैरेललोग्राम लॉ की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है मैथ्स में हाँ प्रूव करने के लिए, यस प्रूव करने के लिए हमें सब केसेस के लिए यस प्रूव करना पड़ता है, और किसी चीज़ को फॉल्स प्रूव करने के लिए सिर्फ एक केस अगर आप गलत बता दें तो वो फॉल्स हो जाता है। तो चलिए, कंसीडर the functions f functions कौन कौन से ले लें? f comma g from ab to r
defined as f of x is equal to 1 for all x in AB and g of x is equal to 1 upon b minus a into x minus a for all x belonging to AB। ये मैंने दो फंक्शंस ले लिए जिनका डोमेन ए भी रखा, कोडोमेन आर रखा और जिनकी इमेजेस बनाने के तरीके ये रखे। पहला एफ के अंदर इमेजेस बनाने का तरीका क्या है, ए बी के अंदर के हर पॉइंट की इमेज एफ के अंदर 1 है और दूसरे एलिमेंट और दूसरे फंक्शन के अंदर इमेजेस बनाने का तरीका मैंने क्या रखा कि ए बी के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट ले लें उसकी इमेज क्या होगी, आप उसमें से ए माइनस करें और उसको मल्टीप्लाई करें 1 अपान बी माइनस ए से। ठीक है जी। अब ये दोनों फंक्शन सी ऑफ ए बी में, क्योंकि दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, ये कांस्टेंट फंक्शन है सो इट इज कंटिन्यूस, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है सो इट इज कंटिन्यूस। देन ये दोनों सी ऑफ ए बी के अंदर ही हैं। देन एफ कामा जी बिलोंग टू सी ऑफ ए बी, बड़ी एलिमेंट्री बात है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है जी। अब मैं बताऊंगा कि इन एफ जी के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं है, ये चीज़ ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, जिससे ये साबित हो जाएगा कि सी ऑफ ए बी के अंदर दो ऐसे एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, यानी कि ये नॉर्म जो है पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि इस नॉर्म को पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई कराना है तो इस नॉर्म के लिए यहाँ के हर जोड़े के लिए ये इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन हम एक ऐसा जोड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके लिए ये इसके बराबर नहीं है, जिससे साबित हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं करता। तो चलिए अब आप एक काम कीजिए, आप पहले f प्लस जी निकालिए, फिर f माइनस जी निकालिए, फिर f का नॉर्म निकालिए, फिर g का नॉर्म निकालिए, फिर f प्लस जी का नॉर्म निकालिए और फिर f माइनस जी का नॉर्म निकालिए। लेकिन चलिए पहले f प्लस जी और f माइनस जी निकालते हैं। देन f प्लस जी ऑफ x, आइए देखते हैं क्या है f प्लस जी ऑफ x। f प्लस जी ऑफ x बाई डेफिनेशन क्या होता है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपान b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसको रखो फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और उसी तरह से f माइनस जी ऑफ x, यानी कि f माइनस जी के अंदर x की इमेज वो क्या होगी f ऑफ x माइनस जी ऑफ x 1 माइनस 1 अपान बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, कीप इट 4। सो हमारे पास एफ जी तो था ही, हमने एफ प्लस जी भी निकाल लिया और एफ माइनस जी भी निकाल। देखिए एफ प्लस जी निकालने का मतलब क्या है, एफ प्लस जी एक फंक्शन होता है, एफ फंक्शन है, जी फंक्शन, एफ प्लस जी भी एक फंक्शन होता है। तो एफ प्लस जी ढूंढने का मतलब होता है एफ प्लस जी का डोमेन ढूंढिए, को डोमेन ढूंढिए और इमेजेस बनाने का तरीका ढूंढिए। डोमेन को डोमेन मैंने मेंशन नहीं किए क्योंकि वो सबके ए बी ही हैं, तो मैंने सिर्फ एफ प्लस जी और एफ माइनस जी के अंदर इमेजेस बनाने का तरीका मेंशन कर दिया है। ठीक है जी। अब चलिए पहले मैं निकालता हूं नॉर्म ऑफ एफ। क्या होता है जी नॉर्म ऑफ एफ, फार्मूले के मुताबिक ए बी के अंदर, ये ए बी है ना, ए बी के अंदर ए की इमेज लो, बी की लो, और बीच वाले जितने पॉइंट्स उन सब की इमेजेस के मॉडुलस लो। जब सबकी इमेजेस के मॉडुलस इकट्ठे हो जाएंगे फिर उनका सुप्रीम लो। ठीक है, तो चलिए एफ का नॉर्म निकालते हैं। ठीक है, नाउ नॉर्म ऑफ एफ वो क्या हो जाएगा, ए बी के अंदर के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस के नॉर्म का सुप्रीमम। लेकिन जब आप ए बी के अंदर एलिमेंट्स लेते जाओगे तो उनकी इमेजेस सबकी तो 1 ही आ रही है, क्योंकि यहाँ तो सबकी इमेज 1 है। जब सबकी इमेज 1 आ रही है तो सबके मॉडुलस भी 1 आ रहे हैं, 1 का मॉडुलस 1 होता है। तो जब सारे 1 ही आ रहे हैं तो उनका सुप्रीम तो 1 ही होगा, क्योंकि जब सारे एलिमेंट 1 1 1 1 है तो उनमें सबसे बड़ा तो 1 ही है। तो इसलिए नॉर्म ऑफ एफ 1 हो जाएगा। अब चलो नॉर्म ऑफ जी निकालते हैं। देखिए नॉर्म ऑफ जी निकालने के लिए आप बहुत एलिमेंट्री मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। तो वहीं से मैं एक छोटा सा मेथड जो है यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। देखिए वहाँ पर आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस हो, जैसे कि एफ भी है, जी भी है, और ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, यानी कि ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल ही नहीं बल्कि उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, फिर वो फंक्शन उस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होता है। तो यही खूबी जी के अंदर भी है। ये देखते हैं जरा, सिंस जी डैश ऑफ एक्स, पहले जी डैश एक्स निकालिए, क्या आएगा, जी डैश एक्स
देखिए ये तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, 1/b माइनस से आ जाएगा, 1/b माइनस से, जो कि पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। देखिए अगर आप x ओपन इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लें, उस वक्त डेरिवेटिव जो है वो आ रहा है 1/b माइनस ए, और 1/b माइनस ए तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि g का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। सिंस g डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x इन ए एंड g इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। जी क्यों कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी पर? क्योंकि जी पॉलिनोमियल है, जी बीइंग polynomial is continuous on the closed interval AB. It follows that, देखिए क्या है रिजल्ट, आपने 11th 12th क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल, किसी फंक्शन का किसी ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और उस ओपन इंटरवल के जो करस्पॉन्डिंग क्लोज इंटरवल होगा उस पे फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो उस वक्त वो फंक्शन उस क्लोज इंटरवल पे इंक्रीजिंग होता है। इट फॉलोज दैट g इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए 12th में आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल पे पॉजिटिव हो और वो फंक्शन करस्पॉन्डिंग क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हो, तो उस वक्त फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अच्छा, फंक्शन इंक्रीजिंग होना क्या मतलब हुआ? अब जी इंक्रीजिंग हो गया, जी के इंक्रीजिंग होना क्या मतलब हुआ कि डोमेन जी का डोमेन ये है ना कि छोटे पॉइंट पर इमेज छोटी होगी और बड़े पे बड़ी होगी। इसका मतलब जो सबसे छोटा पॉइंट है जो कि यहाँ ए है उसकी इमेज सबसे छोटी होगी, और जो सबसे बड़ा पॉइंट है यानी कि बी उसकी इमेज सबसे बड़ी होगी। यानी कि जी के अंदर इन तमाम एलिमेंट्स में से सबसे बड़ी इमेज बी की होगी। और आपको पता है ये नॉर्म नॉर्म ऑफ जी क्या होगा इस फार्मूले के मुताबिक? जैसे एफ का नॉर्म है, एफ के अंदर डोमेन के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस के मॉडुलस का सुप्रीमम लो, तो जी का नॉर्म फिर क्या हो जाएगा? डोमेन के तमाम एलिमेंट्स के अंदर जी की इमेजेस के मॉडुलस का मैक्सिमम लो या सुप्रीम लो। क्लोज यहाँ इस केस में नॉर्मली मैक्सिमम सुप्रीम अलग अलग होते हैं, लेकिन इस केस में मैक्सिमम सुप्रीम एक ही। घर जाके सोचिए जरा कैसे है। हाँ, तो जी का नॉर्म क्या होगा? जी के अंदर के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस का मॉडुलस का सुप्रीमम। लेकिन यहाँ पर जी के अंदर तमाम एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं, जी के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस हैं उनमें जो सबसे बड़ी इमेज है वो बी की इमेज आ रही है, तो जाहिर है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जी के अंदर तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस के मॉडुलस और इमेज एक ही जैसी है, क्योंकि जी के अंदर इमेजेस पॉजिटिव है। लुक एट दिस, जी के अंदर एलिमेंट्स की इमेज पॉजिटिव है। ये देखिए एक्स ए बी में है ना, ए बी में होने का मतलब है ए से बड़ा है, ए या ए से बड़ा है, मतलब जी के अंदर एलिमेंट्स की इमेजेस नेगेटिव नहीं है। देख लीजिए एक्स ए बी में तो एक्स ए होगा तो ये 0 हो जाएगा, ए से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए जब नॉर्म ऑफ जी हम कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला तो ये बनना चाहिए, लेकिन जब नॉर्म ऑफ जी कैलकुलेट करेंगे, चूंकि जी के अंदर एलिमेंट्स की इमेजेस नॉन नेगेटिव है, इसलिए मॉडुलस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जी का नॉर्म बन जाएगा डोमेन के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस का सुप्रीम, यानी कि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं उनमें जो सबसे बड़ी इमेज जो है। और अभी मैंने देखा कि जी के अंदर तमाम एलिमेंट्स में सबसे बड़ी इमेज किसकी है? बी की। तो इसलिए हम कह सकेंगे कि नॉर्म ऑफ जी जो है वो बी की इमेज आ जाएगी। एंड व्हाट इज द इमेज ऑफ बी? व्हाट इज इमेज ऑफ बी? इमेज ऑफ बी, इमेज ऑफ बी, जी ऑफ बी 1/b माइनस ए इंटू बी माइनस ए, बी माइनस से कैंसिल 1। सो जी का नॉर्म भी 1 आ गया। या इसको ठीक कर लेते हैं, ये लीजिए जी, सॉरी ये लीजिए, ठीक है जी। तो ये दोबारा मैं आपको एक बार बता दूं, जी के अंदर तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस प्लस की है, माइनस की इमेज कोई नहीं है। तो अब चूंकि जी का नॉर्म निकालने के लिए जी के एलिमेंट्स की इमेजेस का मॉडुलस लेना था, लेकिन चूंकि सारी इमेजेस प्लस की इसलिए इनका मॉडुलस ये खुद होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जी का नॉर्म जो आएगा जी की इमेजेस का सुप्रीमम होगा, यानी कि जी में से सबसे बड़ी इमेज होगी, मैक्सिमम होगा। अब चूंकि जी के अंदर सबसे बड़ी इमेज अभी यहां से मैंने आपको बताया कि वो बी की इमेज होगी, तो इसलिए जी का नॉर्म बी की इमेज होगी, यानी कि ये आ गया, ठीक है जी। सिमिलरली अब आप बाकियों का नॉर्म खुद निकालो।
सिमिलरली नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी कितना आएगा? देखिए फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट बताता हूँ। अब दोबारा देखिए, एफ प्लस जी का डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ प्लस जी का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1, ए का 0, 1 अपॉन बी माइनस से आएगा, बिल्कुल यही आएगा। और 1 अपॉन बी माइनस से पॉजिटिव है, तो एफ प्लस जी का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। मोर ओवर एफ प्लस जी कंटिन्यूस भी है, क्यों? सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस कंटिन्यूस, तो एफ प्लस जी कंटिन्यूस है। फिर 11th की या 10th की 11th या 12th की किसी थ्योरम के मुताबिक एफ प्लस जी के अंडर एफ प्लस जी इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, जैसे ये है। फिर एफ प्लस जी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटे पॉइंट की इमेज छोटी बड़े की बड़ी हो जाएगी। अब चूंकि सबसे छोटा पॉइंट ए है, सबसे बड़ा बी, तो इसका मतलब सबसे छोटी इमेज ए की होगी, सबसे बड़ी इमेज बी की होगी, तो एफ प्लस जी के अंदर सबसे बड़ी इमेज बी की इमेज हो जाएगी। तो सबसे बड़ी इमेज बी की इमेज हो जाएगी, तो ये आपको पता चल गया एफ प्लस जी के अंडर सबसे बड़ी इमेज बी की इमेज हो जाएगी। तो एफ प्लस जी के अंडर बी की इमेज ये निकलेगी ना, एफ प्लस जी एफ बी, तो ये एफ प्लस जी के अंडर सबसे बड़ी इमेज है, ठीक है, एक चीज। अब एफ प्लस जी का नॉर्म क्या होता है? एफ प्लस जी का नॉर्म होता है एफ प्लस जी के अंडर एलिमेंट्स की इमेजेस के मॉडुलस का मैक्सिमम। लेकिन चूंकि एफ प्लस जी अगेन एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है कि एफ प्लस जी के अंडर किसी भी एलिमेंट की इमेज नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ प्लस जी का नॉर्म क्या होगा? एफ प्लस जी के अंडर जो इमेजेस हैं उनमें जो सबसे बड़ी इमेज है, और चूंकि एफ प्लस जी के अंडर बी की इमेज सबसे बड़ी है, इसलिए एफ प्लस जी का नॉर्म एफ बी की इमेज हो जाएगा। सो एफ प्लस जी एफ बी कितना आया? एफ प्लस जी एफ बी कितना आया? यहाँ जहाँ जहाँ एक्स बी पुट करो, बी माइनस से कैंसिल, दोनों खत्म हो जाएंगे, ये 1 बचेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। एंड ये आप खुद कीजिए एफ माइनस जी का नॉर्म। अब देखिए इस वक्त अगर आप एफ माइनस जी का नॉर्म निकालेंगे ना, वो नेगेटिव आएगा, देख लीजिए, 1 का 0, एक्स का 1, माइनस 1 अपॉन बी माइनस से। तो फिर 11th 12th की थ्योरम में कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो और वो फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पे, उस वक्त तो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं बल्कि डिक्रीजिंग होता है। इसका मतलब एफ प्लस जी के अंडर छोटे पॉइंट की इमेज बड़ी होगी और बड़े की इमेज छोटी होगी। अभी छोटा है, इसकी इमेज बड़ी होगी, बड़ा है, इसकी इमेज छोटी होगी, तो छोटे की इमेज सबसे बड़ी होगी और बड़े की सबसे बड़े की इमेज सबसे छोटी होगी। तो इस ए की इमेज चूंकि सबसे छोटा है, इसलिए इसकी इमेज सबसे बड़ी होगी। अब इसकी इमेज सबसे बड़ी होने का मतलब है एफ माइनस जी के अंडर ए की इमेज सबसे बड़ी होगी। अच्छा, एफ माइनस जी के अंडर जो ए की इमेज है वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देख लीजिए एफ माइनस जी के अंडर एक्स की इमेज, फिर ये प्लस की है, ये माइनस की नहीं है, आप देख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये एक्स माइनस से अपान बी माइनस से 1 से छोटा है। देखिए ये बी माइनस से बड़ा है, एक्स माइनस से छोटा है, सोचिए ज़रा इस पर, एक्स माइनस से छोटा है, बी माइनस से बड़ा है, छोटा वटा बड़ा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, तो 1 में से लेस देन 1 चीज़ माइनस करेंगे तो आंसर प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। अगेन एफ माइनस जी के अंडर एक्स की इमेज प्लस की है। अगेन एफ माइनस जी का नॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ इमेजेस का सुप्रीमम देखना है, इमेजेस के मॉडुलस का सुप्रीमम नहीं करना है, खाली इमेजेस का सुप्रीमम देखना है। तो फिर और इमेजेस का सुप्रीमम सबसे बड़ी इमेज देखनी, इमेजेस का मैक्सिमम देखना है, इनके सबसे बड़ी इमेज देखनी है, और सबसे बड़ी इमेज तो मैंने आपसे कहा ना एफ माइनस जी के अंडर ए की ही होगी, तो इसलिए एफ माइनस जी का नाम एफ माइनस जी एफ ए हो गया। क्या हो गया, क्या आएगा एफ माइनस जी के अंडर ए की इमेज, यहाँ ए डालेंगे, ए माइनस ये कैंसिल, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। लो जी, ये तो गड़बड़ा आ गया भाई। ओह सॉरी, इट इज नॉट 0, इट इज 1, क्योंकि ये a माइनस ए हो जाएगा 0 और 0 इंटू 0 1 बचेगा, ठीक है जी। तो ये सबकी इमेजेस आ गई, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, ये मैंने आपसे कहा था कि सबके नाम कैलकुलेट कर लीजिए, एफ का, जी का, एफ प्लस जी का, एफ माइनस जी का, आपने सबके नाम कैलकुलेट कर लिए। आइए अब देखते हैं, ये बताते हैं कि ये उस पैरेललोग्राम वाली पैरेललोग्राम लॉ को, या पैरेललोग्राम लॉ में जो इक्वालिटी इन्वॉल्व हो रही है, ये एफ और जी उसको सेटिस्फाई नहीं करते। देखिए नाउ लेट्स, या देयरफॉर लेट्स कैलकुलेट एफ प्लस जी नॉर्म स्क्वायर प्लस एफ माइनस जी नॉर्म स्क्वायर। देखिए एफ प्लस जी क्या है, एफ प्लस जी आया था 2, एफ माइनस जी आया था 1, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और 2 इंटू नॉर्म एफ स्क्वायर प्लस नॉर्म जी स्क्वायर, ये कितना आएगा, नॉर्म एफ कितना आया हुआ 1,
और नॉर्म जी जो है वो भी कितना आएगा 1, तो ये आएगा 4। तो देख सकते हैं आप, देयरफॉर ये क्वांटिटी इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब सुप नॉर्म डज नॉट सेटिस्फाई पैरेललोग्राम लॉ, thus sup norm can't be derived from any inner product। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो आप उसको खुद देखें, वो खुद करें। ये जो एग्जांपल नंबर 2, ये आप खुद देखें। ये जो एलपी स्पेस आपने बड़ी बार डिस्कस किया होगा, L2 के अलावा जितने भी एलपी स्पेसेस के अंदर जो रूटीन का नॉर्म होता है ना, जिसको एलपी नॉर्म भी कहते हैं, वो नॉर्म कभी किसी इनर प्रोडक्ट से नहीं ड्राइव होता। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूंगा फॉर P नॉट इक्वल टू 2 द नॉर्म, द यूजुअल नॉर्म on LP space can't be derived from any inner product on LP। ये अब आप बता दीजिए खुद ही कि जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि CFAB के ऊपर सुप नॉर्म जो है वो किसी नॉर्म से ड्राइव नहीं किया जा सकता, किसी इनर प्रोडक्ट से नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह अब आप ये साबित कीजिए कि एलपी स्पेसेस, लेकिन कौन से एलपी स्पेसेस, जो P फॉर P नॉट इक्वल टू 2 हों। यानी कि L2 नहीं लेना, L3 लो, L5 लो, L20 लो, L करोड़ लो, L10 करोड़, L इन्फिनिटी लो, वट एवर यू टेक, वो जितनी भी स्पेसेस हैं L2 के अलावा जितनी भी स्पेसेस हैं, उनके ऊपर जो रूटीन का नॉर्म होता है, रूटीन का नॉर्म होता है नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ xi की पावर p होल रेज़्ड टू 1/p, और अगर L इन्फिनिटी हो तो वो होता है सुप्रीमम ऑफ दैट, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ xi वेयर i रेंजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये जो रूटीन के नॉर्म होते हैं एलपी स्पेसेस के ऊपर, वो भी कभी किसी इनर प्रोडक्ट से नहीं ड्राइव होते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक